हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आईटी ऑल ट्रेड सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर का जो है यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स, आपका चाहे आईटी बेक एग्जाम हो या फिर आईटी मेन एग्जाम, अगर आप लोग चाहते हो अपने आईटी सीबीटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना, अच्छे मार्क्स से रिजल्ट हासिल करना, तो आज का वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखेगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल? वर्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? देखो समझिएगा, वर्त की परिधि का सूत्र पूछा है। ये कोई वर्त है, ये इसका रेडियस है r। तो यहाँ पे वर्त की अगर आपसे परिधि पूछे तो परिधि का सूत्र होता है 2πr या फिर पाई गुणा डी। पाई गुणा डी इसलिए क्योंकि 2 गुणा r जो है वो d मतलब डायमीटर व्यास के तुल्य होता है। तो d बराबर होता है 2 गुणा r। d मतलब व्यास है, यहाँ पे r मतलब त्रिज्या है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2r की जगह यहाँ पे पाई डी भी हो सकता है। ठीक है, ये तो होता है परिधि का सूत्र। अभी इस क्वेश्चन में परिधि ही हमसे पूछा गया है। इसके अलावा देखो, वर्त का जो ये क्षेत्रफल जो होता है, वर्त का क्षेत्रफल, उसका सूत्र भी आप लोगों से पूछा जा सकता है और उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वर्त की परिधि का सूत्र पूछा है और ऑप्शन देखो यार, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पाई डी स्क्वायर बटे 4। क्वेश्चन को समझना, ऑप्शंस को अच्छे से समझना है। पाई डी स्क्वायर एक्चुअल में 2 है ना, ये एक्चुअल में स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद में पाई आर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पाई आर स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल होता है। 2πr, ये बिल्कुल वर्त की परिधि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है? इसकी ऊंचाई 1/3 है। इसकी ऊंचाई आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, जो आपका ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण केंद्र। अब यहाँ पे देखो यार, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं, कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो ये एक वस्तु है ऐसी, ठीक है, इस वस्तु में इसका द्रव्यमान जिस बिंदु पे हम एक जगह केंद्रित मान सकते हैं उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र या फिर द्रव्यमान केंद्र। या तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोल दो या फिर जो है द्रव्यमान केंद्र बोल दो। तो जैसे ये वस्तु थी कोई ऐसी, ठीक है, इस शेप में, यहाँ पे इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया। इसके अलावा जैसे मान लो कोई बेलन है, ठीक है, बेलनाकार आकृति है, उस बेलनाकार आकृति का जो है कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोई त्रिभुज है, अगर मान लो क्या है, त्रिभुज, तो त्रिभुजाकार अगर आकृति है तो उसकी ऊंचाई अगर h है, उसकी ऊंचाई कितनी है? h है। तो एक्चुअल में इसकी ऊंचाई का 1/3 भाग पे जो है क्या होता है? गुरुत्वीय केंद्र या गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ठीक है, त्रिभुज के लिए 1/3 h, ऊंचाई का 1/3 भाग पे जो है उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सी ज्यामितीय आकृति में गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है? आधार से इधर से लेंगे ऊंचाई, ठीक है, और 1/3 है, तो ये जो है त्रिभुज में होता है। किस में होता है? त्रिभुज में। देखो यार, जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर में गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, उसके जो विकर्ण जहाँ पे कटते हैं, ये स्क्वायर है, इसके विकर्ण जहाँ कटेंगे वहाँ पे, सेम ऐसा ही आयत में होता है, आयत में भी जो विकर्ण जहाँ कटेंगे वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। और त्रिभुज में मैंने बताया ये जो ऊंचाई है आधार से, यहाँ से ऊंचाई, यहाँ से 1/3 भाग पे, 1/3 ऊंचाई का, ठीक है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस, ध्यान देना क्या बोल रहा है ये, इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है?
व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क। तो इंजीनियरिंग वर्क में जो पॉकेट रेफरेंस है उसके लिए दूसरा जो शब्द है वो हम यूज़ में लेते हैं हैंडबुक। आपने देखा होगा कोई भी इंजीनियर है, मान लो ये आप ही हो, ठीक है, ऐसे प्यारे से खूबसूरत से इंजीनियर हो, आपकी ये पॉकेट होती है, इस पॉकेट के अंदर एक छोटी सी डायरी रखी जाती है, उसी के लिए बोल रहा है कि ये यहाँ पे तो नाम दिया है इसका पॉकेट रेफरेंस, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें जो है हम राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसको हैंडबुक भी अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडबुक, ठीक है। डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है तो इसको रिमेंबर रखना, हैंडबुक या पॉकेट रेफरेंस, ठीक है, दोनों सेम वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, एक समान शब्द है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी लाइन को जा कहा जाता है? कौन सी लाइन जो है उसको हम यहाँ पे जा कहेंगे? देखो समझना यार, अब इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे तो कोड, जा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोड। और एक्चुअल में यहाँ पे इसने बोल दिया जा। एक्चुअल में आप लोगों ने अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो कोड को हम बोलते हैं जीवा। अब देखो यार, ये थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट का जो है एक तरीके से अनुवाद किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, जा लिखा हुआ आ गया। बाकी एक्चुअल में यहाँ पे जीवा लिखा हुआ आना चाहिए था। अब जीवा तो आप सभी समझते हो। अब कोई भी वर्त है, जैसे मान लो ये वर्त है, ये इसकी परिधि है, परिधि के 2 बिंदुओं पर मिलाने वाला कोई रेखाखंड, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं जीवा। इस जीवा को ही इंग्लिश में बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सीख लेना स्टूडेंट्स यार, देखो समझना, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन सीजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा समझ का फर्क है। अगर आप लोग पढ़ के अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो 100% शानदार मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे कोड के लिए पूछा था, जीवा के लिए पूछा है, यहाँ पे एक्चुअल में जा लिख दिया है इसने, बाकी एक्चुअल में है ये जीवा। तो जीवा कौन सी है? ए और बी, यहाँ पे ए बी जो है वो क्या है? जीवा है। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये तो आपको आराम से पता ही होगा। मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट का यूज करते हैं। ल्यूब्रिकेंट में जो है ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, ठीक है, इन्हीं का जनरली यूज़ करते हैं। तो वाटर का जो है यूज़ नहीं करते, पेट्रोल का नहीं करते, केरोसिन का नहीं करते, ल्यूब्रिकेंट, स्नेहक उनको बोलते हैं हिंदी में, ल्यूब्रिकेंट स्नेहक, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। हाँ, मशीनों में क्यों कर रहे हैं भाई? मशीनी पार्ट्स के अंदर उपयोग क्यों कर रहे हैं स्नेहक का? क्योंकि कोई भी 2 मशीनी पार्ट है, उनमें अगर वो घूम रही है तो क्या है, घिस जाते हैं, कलपुर्जे जो है वो घिस जाते हैं, जीन सीन, ठीक है, सतियाँ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इस जो है उन सतियों से बचाव के लिए, सतियों को कम करने के लिए, मशीन लंबे समय तक सही तरीके से कार्य कर सके, इसलिए जो है उसमें ल्यूब्रिकेंट स्नेहक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा। गतिपरक का मतलब है कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है और गति ऐसे कर रही है, तो इसके ऊपर घर्षण बल आपको पता है यहाँ लगता है, इसके बॉटम में 2 सतह के बीच में घर्षण बल लगेगा। तो इस घर्षण बल की दिशा क्या होगी? ये है वस्तु की गति, ये है वस्तु, ठीक है, वस्तु जो है इस दिशा में जा रही है। तो आपको पता होगा यार, घर्षण जो है हमेशा इसके विपरीत दिशा में लगता है, तो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगेगा, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगेगा, ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो वस्तु के समांतर नहीं लगेगा, ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ देखो समझना यार, इंक्लाइंड वस्तु के लिए इच्छुक ये तो होगा नहीं, लंबवत भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में हिंदी में क्या लिखा है? वस्तु के सामने। अब सामने ये तो यार आप लोग जो है एक तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ये एक्चुअल में वस्तु के विपरीत दिशा में आना चाहिए था, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब समझते हो? विपरीत। तो वस्तु के सामने इसलिए बोला गया है कि जैसे वस्तु इस तरह जा रही है ना, तो ये घर्षण बल ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो इसको अपन सामने कह सकते हैं कि हाँ इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको अपन वस्तु के सामने कह सकते हैं। बाकी एक्चुअल में यहाँ पे इसका क्या है, वही चीज़ हो गई गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, गूगल की वजह से अनुवाद हुआ है, इस वजह से जो है यहाँ पे सामने लिख दिया गया। ऑपोजिट का मतलब होता है ना सामने भी, ठीक है, जैसे मान लो आपका घर जो है बिल्कुल पुलिस थाने के ऑपोजिट है, मतलब उसके जस्ट सामने है, ऐसा जनरली ऐसा कहा जाता है।
बट यहाँ पे विपरीत है, ऑपोजिट मतलब वस्तु की गति के विपरीत दिशा में इधर जो है घर्षण बल यहाँ पे कार्य करेगा। तो ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन समझना यार सही तभी होगा जब आप लोग पढ़ के जाओगे, अच्छे से समझ के जाओगे। तो इस यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े, रेगुलर जो है अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके जो भी IT फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को जो है इस यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर करें, प्रिफेयर करें उनको भी, हाँ कि यार यहाँ पे जो है अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। IT एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए रेगुलर इसी तरह के यूजफुल वीडियो लेक्चर्स में लेकर आता रहूंगा आप सभी के लिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।